प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तुगलक डायनेस्टी की हिस्ट्री कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको यही जान लेना चाहिए कि ये तुगलक डायनेस्टी क्या थी और कहां पे स्टैब्लिश हुई थी। तो देखो, दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने पहले भी काफी सारी कई वीडियोस किए हैं। तो दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेके 1526 के बीच का टाइम पीरियड है, जब नॉर्थ इंडिया में एक किंगडम स्टैब्लिश हुई थी। उसको हमने दिल्ली सल्तनत का नाम दिया। तो इस दिल्ली सल्तनत की खासियत क्या थी कि इसको बाहर से आए हुए टर्किश इन्वेडर्स ने बसाया था। बसाया भले ही दिल्ली में था, लेकिन ये लोग इंडियन नहीं थे, ये लोग बाहर से आए थे और टर्किश ओरिजिन के थे, और ये सारे के सारे इस्लाम के फॉलोअर्स थे। इसलिए ये जो किंगडम बनी दिल्ली सल्तनत, ये प्योरली एक इस्लामिक किंगडम थी। इस्लाम के फॉलोअर्स ने बनाई और इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे ही चलती थी। कॉइन्स वगैरह भी जो इशू होते थे वो अरेबिक लैंग्वेज में होते थे। तो इन 320 सालों में 5 अलग अलग डायनेस्टीज जो है वो गद्दी पे बैठी। तो इन्हीं 5 डायनेस्टीज में से पहली डायनेस्टी और दूसरी डायनेस्टी हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। तो पहली डायनेस्टी जो थी वो थी स्लेव डायनेस्टी, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में बसाया था। तो पहली डायनेस्टी बसी इसकी, तो स्लेव डायनेस्टी थी वो। तो जो स्लेव डायनेस्टी का आखिरी रूलर था, उसको मार के अगली डायनेस्टी स्टार्ट की थी किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो 1290 में डायनेस्टी चेंज हुई थी, एक डायनेस्टी गई, दूसरी डायनेस्टी आ गई। तो इसी तरह कुछ दिनों के बाद दूसरी डायनेस्टी चली गई और तीसरी डायनेस्टी आ गई। तो जो खिलजी डायनेस्टी थी, जो दूसरी डायनेस्टी थी, उसमें काफी केपेबल रूलर्स हुए, अलाउद्दीन खिलजी जैसे केपेबल रूलर्स हुए। लेकिन जो दूसरी डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी, उसका भी खात्मा हो गया 1312 एडी में, जब गयासुद्दीन तुगलक नाम के एक मिलिट्री कमांडर ने खुसरो खान नाम के राजा को मार दिया। यानी खुसरो खान जो है वो खिलजी डायनेस्टी का आखिरी राजा था, खुसरो खान। तो खुसरो खान को किसने मारा? गयासुद्दीन तुगलक ने मारा। तो खुसरो खान के मरते ही दूसरी डायनेस्टी खत्म हो गई और तीसरी डायनेस्टी शुरू हो गई। तो यही जो तीसरी डायनेस्टी है, इसको नाम दिया गया तुगलक डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टी कब स्टैब्लिश हुई? तो 1320 में हुई। किसने स्टैब्लिश करी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने स्टैब्लिश करी। तो 5 में से तीसरी डायनेस्टी बनती है इस तरह से ये। अब यहां पे एक फैक्ट आप याद रखोगे बच्चों, तो जो मैं बार बार 5 डायनेस्टीज की बात करता हूं, उसमें सबसे ज्यादा टाइम तक इसी डायनेस्टी को रूल करने का मौका मिला। तो 320 सालों में सबसे ज्यादा टाइम इसी डायनेस्टी को मिला रूल करने का। 94 ईयर्स तक इसने रूल किया है। और ये सारे के सारे जो थे, जो तुगलक डायनेस्टी वाले थे, ये भी टर्किश ही थे, इनके अंदर भी टर्किश ब्लड ही था। तो आइए पता करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ही पहला एम्परर बना तुगलक डायनेस्टी का। तो एम्परर बनने से पहले इसका नाम था गाजी मलिक। तो जब आप एम्परर बनते हो तो आप एक काफी लंबी चौड़ी टाइटल एज्यूम कर लेते हो। तो ये पहले तो गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। एम्परर बनने के बाद इसने अपना नाम जी फॉर गाजी, जी फॉर गयासुद्दीन कर लिया। तो गाजी मलिक जो है, एम्परर बनने से पहले खिलजी डायनेस्टी में काम करता था। खिलजी डायनेस्टी में एक मिलिट्री जनरल के तौर पे वो काम करता था। तो खिलजी डायनेस्टी के जो आखिरी 2 रूलर्स हुए, एक को तो इसने मार ही दिया, और उसके पहले भी जो रूलर था, उन दोनों के लिए ये काम किया करता था। तो फाइनली हमने तो देखा ही कि 1320 एडी में इसने खुसरो खान को मारा। खुसरो खान खिलजी डायनेस्टी का सुल्तान था। तो इसके मरने के बाद ही खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई और तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। तो तुगलक डायनेस्टी 94 ईयर्स तक रूल करती है। 1320 से स्टार्ट होती है तुगलक डायनेस्टी, 1414 में जाके एंड होती है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। अब देखो इनकी टाइटल क्या है? तुगलक। आज दिल्ली के पास आपको तुगलकाबाद नाम की जगह मिलेगी। तुगलकाबाद में एक बहुत बड़ा किला भी है। तो जो लोग दिल्ली गए हैं या दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने इसको जरूर देखा होगा। तो ये तुगलकाबाद नाम का जो शहर है, वो इसी ने बसाया, गयासुद्दीन तुगलक ने ही बसाया।
गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक और चीज आपको जाननी है कि उसने मंगोल से कई बार मुकाबला किया, ठीक, क्योंकि मंगोल्स जो है दिल्ली सल्तनत के बसने के इमीडिएट बाद मंगोल्स की आदत हो गई थी कि हर साल 3-4 बार वो नॉर्थ इंडिया में घुसने की कोशिश करते थे। तो गयासुद्दीन तुगलक को भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, यहां से घुस जाते थे मंगोल्स। तो इसने जब भी पंजाब में मंगोल्स घुसते थे तो ये यहां दिल्ली से निकल के पंजाब जाता था, उनसे मुकाबला करता था। अब इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, सबसे पहले जो इसने लड़ाई लड़ी है वो वारंगल के किंगडम से लड़ी। हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मलिक काफूर को भेज के वारंगल पे कब्जा कर लिया था, और फिर ये डिसाइड हुआ था कि जो वारंगल का राजा है वो हर साल टैक्स दिया करेगा, दिल्ली सल्तनत में पैसे जमा किया करेगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद वारंगल को लगा कि अब हमको टैक्स देने की क्या जरूरत है, हमने तो अलाउद्दीन खिलजी से वादा किया था। तो इन लोगों ने ट्रिब्यूट टैक्स जो ये भिजवाते थे वो सब चीजें बंद कर दी, ठीक है, और खुद को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट। ये कह दिया कि ये काकटिया किंगडम है वारंगल का। इन लोगों ने कहा कि हमारा दिल्ली सल्तनत से कुछ लेना देना नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं। तो अब गयासुद्दीन ने अपने बेटे को, ये अभी अभी एम्परर बना था, नया नया एम्परर बना था, तो इसने अपने बेटे जौना खान को भेजा कि तुम जाओ काकटिया किंगडम को हराओ। काकटिया किंगडम का राजा था, या वारंगल का राजा कह लो, प्रताप रुद्र, तो जाके हराओ, उनको सबक सिखाओ। तो जौना खान के कई नाम थे, उसका नाम उलुग खान भी था। तो खैर, तो इसका बेटा जौना खान वो जाता है, किस मकसद से जाता है कि मुझे वारंगल के राजा प्रताप रुद्र को हराना है। तो लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में वो कामयाब नहीं हो पाता है, कुछ महीनों तक कोशिश करता है, वारंगल के राजा को नहीं हरा पाता है। तो जो सुल्तान थे, सुल्तान गयासुद्दीन, जो कि जौना खान के फादर हैं, जौना खान का बाप है ये, तो इसने अपने बेटे को चिट्ठी लिखी कि मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि तुम एक छोटे से किंगडम को नहीं हरा पाए, तो मुझे तुमसे काफी उम्मीदें थी। तो अब जौना खान को ये बात काफी इंसल्टिंग लगती है कि देखो मेरा फादर ओपनली चिट्ठी लिख के मुझ पे अपना गुस्सा दिखा रहा है। तो खैर जो भी हो, तो जौना खान, इसका नाम उलुग खान भी था, तो फाइनली इसने सेकेंड अटेम्प्ट किया, दूसरी बार कोशिश की और वारंगल को जीत लिया। तो वारंगल को जीत के दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में ले आया ये। तो साउथ इंडिया या वारंगल तो गया हुआ है जौना खान। इसी बीच में गयासुद्दीन को खबर मिली कि बंगाल में रिवोल्ट हो गया है। तो बंगाल में रह रह के रिवोल्ट हो जाते थे हर रूलर के टाइम, सिवाय अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ के हर रूलर ने बंगाल में रिवोल्ट फेस किया। तो गयासुद्दीन को जाना पड़ गया बंगाल रिवेलियन क्रश करने। तो बंगाल जाता है, रिवेलियन को क्रश करता है, काफी अच्छे से वहां पे बंगाल में अपना कंट्रोल बना लेता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक जो है गयासुद्दीन का अपने बेटे जौना खान से रिलेशन खराब हो चुका है, क्योंकि उसने चिट्ठी लिखी थी, अपने बेटे को खुलेआम चिट्ठी लिख के डांटा था। तो इसके बेटे के दिमाग में शैतानी चलने लगती है। अब वो शैतानी क्या है वो हम देखते हैं। तो जौना खान दिल्ली पहुंच गया, इसके फादर बंगाल चले गए थे, बंगाल में रिबेलियन को क्रश कर दिया उन्होंने। तो जब राजा या सुल्तान गयासुद्दीन बंगाल से वापस लौटे तो उनका स्वागत किया जाना था कि देखो हमारे सुल्तान लौट रहे हैं इतने दिनों के बाद, बंगाल को जीत के लौट रहे हैं। तो इसीलिए जौना खान तुरंत दौड़ के दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली में उसने कॉन्स्पिरेसी करनी चालू कर दी। तो जौना खान ने अपने एक आर्किटेक्ट को, एक भरोसेमंद के आर्किटेक्ट से कहा कि तुम एक पोडियम बनाओ, तुम लकड़ी का पंडाल बनाओ, लकड़ी का स्टेज बनाओ। तो लकड़ी का स्टेज बनाओ, क्यों? क्योंकि मेरे फादर इसी स्टेज पे खड़ा होके मिलिट्री का परेड देखेंगे, मिलिट्री की सलामी देखेंगे, क्योंकि एक सेरेमनी होने वाली है, राजा अभी अभी जीत के आया है। तो इसी पोडियम को बनाने में कॉन्स्पिरेसी की गई। जौना खान चाहता था कि उसके फादर गयासुद्दीन मर जाएं, इसीलिए जो वुडन लकड़ी का पोडियम बना इसको कमजोर बनाया गया। तो राजा आया, गयासुद्दीन, सुल्तान गयासुद्दीन आए, वो उस पोडियम पे चढ़ गए, स्टेज पे चढ़ गए, मिलिट्री की परेड होने लगी। क्योंकि उसको कमजोर बनाया गया था, जानबूझ के कमजोर बनाया गया था, तो पोडियम टूट के गिर गया, लकड़ी के अंदर दब गया सुल्तान। तो सुल्तान गयासुद्दीन लकड़ी के अंदर दब के मर जाता है। तो जो जौना खान है
उसकी हजरत तो पूरी हो गई क्योंकि अपने फादर को मार डालना चाहता था। तो जौना खान का रास्ता साफ हो गया। जो गयासुद्दीन तुगलक है उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। इसको एक्सीडेंट बोलो, कॉन्स्पिरेसी बोलो, जो बोलना है बोलो। तो अब जो है जौना खान, जो कि अभी तक एक राजकुमार था, अब वो अगला एम्परर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके रास्ते का कांटा हट गया। तो जब भी कोई एम्परर बनता था तो एक रॉयल टाइटल एज्यूम करता था। जैसे गाजी मलिक ने खुद को क्या कर लिया, गयासुद्दीन नाम दे दिया। वैसे ही अब उसका बेटा एम्परर बन रहा है। तो जब जौना खान एम्परर बना तो उसने अपना नाम रखा मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इंडियन हिस्टोरियन से पूछोगे तो इसकी काफी हंसी उड़ाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, बेवकूफ, इस तरह का कैरेक्टर माना जाता है, लेकिन असलियत में काफी पढ़ा लिखा था। तो खैर चलो देखते हैं कि कौन था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम तो हम जान ही चुके हैं, जौना खान था। और इसने अपने फादर को कॉन्स्पिरेसी करके मारा और 1325 एडी में ये खुद सुल्तान बन गया। ये जो है काफी पढ़ा लिखा था और ये काफी लैंग्वेजेस जानता था। अरेबिक जानता था, पर्शियन जानता था और काफी सब्जेक्ट्स का नॉलेज था इसको। फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब चीजों की नॉलेज रखता था। देखो, नॉलेज रखना एक अलग चीज है, बट उसको अपने लाइफ में यूज कर पाना दूसरी चीज है। तो नॉलेज तो थी इसके पास, काफी पढ़ा लिखा था। तो इसके बारे में कहा जाता है कि भले ही ये काफी पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल किस्म का आदमी हो, लेकिन जब भी डिसीजन लेने की बारी आई, क्योंकि एक एम्परर को तो रोजाना कई तरह के क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं ना, तो एक एम्परर के तौर पे जब भी इसने डिसीजंस लिए तो वो डिसीजन गलत ही साबित हुए। और इसलिए इसको कहा जाता है फूल, इसको एक बेवकूफ कहा जाता है कि ये बुरी तरीके अव्वल दर्जे का बेवकूफ था। वो हम आगे देखेंगे कि ऐसा इसने क्या कर दिया कि लोग इसको बेवकूफ बोलते हैं। तो एक फैक्ट आप याद रखोगे बच्चों, इसने कुछ ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जो आज आप सुनोगे तो आपको सुन के हंसी आ जाएगी। इसलिए इसको वाइस फूल भी बोलते हैं। वाइस का मतलब होता है समझदार, फूल का मतलब होता है बेवकूफ। तो ये एक समझदार बेवकूफ था। समझदार इसलिए क्योंकि ये काफी पढ़ा लिखा था, काफी सब्जेक्ट्स पे इसकी पकड़ थी। और फूल क्योंकि बेवकूफी भरे फैसले लेता था। वो हम आगे देखेंगे कि इसके फैसलों में बेवकूफी कहां से आती थी। तो ये इसके कुछ फैसले हैं जिसके वजह से आज ये काफी बदनाम है। तो टैक्सेशन इन दोआब, तो दोआब का एरिया जहां पे खेती बाड़ी होती थी बहुत अच्छे से, वहां पे इसने टैक्स लगाने चालू कर दिए और भी अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स किए, वो भी फेल हो गया। फिर इसने अपनी कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके दौलताबाद की थी, वो भी फेल हो गया। ये सब हम डिटेल में देखेंगे। फिर ये कुछ करेंसी चेंजेस लेके आया था, डिमोनिटाइजेशन टाइप्स, वो भी फेल हो गए। फिर इसने खुरासान नाम की जगह पे कैप्चर करने की कोशिश की, वो भी फेल हो गया। इसने कुराचिल नाम की जगह पे कैप्चर करने की कोशिश की, वो भी फेल हो गया। तो इसकी पूरी लाइफ जो है वो फेलियर से बनी है। पूरी लाइफ इसके डिसीजंस गलत ही साबित होते रहे। तो हम अगर इसकी ये पांचों पॉलिसीज देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का राजा था। तो इन पांचों पॉलिसीज को हम थोड़ी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला फैसला था कि दोआब के जो किसान हैं उस पे इसने टैक्स लगाया। तो अब ये दोआब क्या चीज है देखो, तो दो नदियां बहती हैं नॉर्थ इंडिया में प्रोमिनेंटली, वैसे तो काफी सारी नदियां हैं। तो अगर हम दिल्ली या उसके आसपास की बात करें तो गंगा, यमुना, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इस तरह के एरियाज में, तो इन दोनों नदियों के बीच की जो जमीन है उसी को दोआब बोलते हैं। दोआब, टू। तो यहां पे काफी फर्टाइल जमीन होती थी क्योंकि दो नदियों के बीच की जमीन है ये। तो यहां जो किसानी या खेती बाड़ी होती थी वो काफी प्रॉफिटेबल होती थी, काफी खुशहाल थे वहां के किसान। तो इसने क्या किया, इसने ये तो दिमाग का सनकी था ही, इसने यहां के किसानों की लाइफ में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इसने काफी किताब वगैरह पढ़ रखी थी, काफी सब्जेक्ट्स का नॉलेज रखता था ये, तो इसको लगता था कि इसको काफी नॉलेज है। तो ये यहाँ के किसानों को एडवाइस देने लगा कि आप ये अनाज मत उपजाओ, आप ये वाला अनाज उपजाओ। तो ये अपनी तरफ से एडवाइस देने लगा, किसानों को फोर्स करने लगा कि आप वही अनाज उगाओगे जो मैं आपसे कहूंगा।
ठीक है, क्योंकि इसको लगता था कि इसने काफी सॉइल टाइप वगैरह ये सब स्टडी कर लिया कि कैसी जमीन है वैसा ही आपको अनाज उपजाना है, जबकि इसको आता जाता कुछ भी नहीं था। और साथ ही साथ इसने कुछ नए टाइप्स के टैक्स भी लगाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ के किसान काफी खुशहाल थे। तो इन सब चीजों का नतीजा ये निकला कि ये जो एक्सपेरिमेंट ये कर रहा था खेती बाड़ी में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही तो है, जो किसान काम कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन ये उनकी लाइफ में घुस गया और उनसे कहने लगा कि ये मत करो ये करो। तो इसके सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। इससे क्या हो गया कि वहां जो रहने वाले किसान थे उनकी जिंदगी ही चौपट हो गई। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक कर रहे थे, उनकी जमीनें बर्बाद होने लगी। तो यहाँ के किसान इतने परेशान हो गए कि इन लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दी और जंगलों में जाके बस गए कि ना हम किसानी करेंगे, ना हमको इस पागल सुल्तान का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी हालत खराब हो गई इनकी कि खाने को भी इनके पास कुछ होता नहीं था। तो ये सारे के सारे फॉरेस्ट जंगलों में चले गए कि हम एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला फैसला फेल हो गया। फेल मूर्खों वाला फैसला है, जो काम किसान को करना चाहिए वो सुल्तान कर रहा है। इसका दूसरा फैसला था कि कैपिटल को, राजधानी को शिफ्ट करना। तो जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी वो तो दिल्ली ही थी ना, और दिल्ली में जो इसके फादर थे उसने तुगलकाबाद बना दिया था, तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद के किले में इनको रहना चाहिए, वहीं रहते भी थे ये। तो बात क्या थी कि जब ये जौना खान हुआ करता था, बिन तुगलक जौना खान था, जब ये राजकुमार जौना खान हुआ करता था, तो इसके फादर ने इसको साउथ इंडिया में भेजा हुआ था ना, काकटिया, वारंगल, इस जगहों पे लड़ाई लड़ने के लिए भेजा गया था। तो इसको साउथ इंडिया की काफी जानकारी थी, तो ये दिल्ली से ज्यादा साउथ इंडिया में ही कंफर्टेबल महसूस करता था। तो जब वारंगल से ये लड़ रहा था, तो वारंगल से लड़ने के लिए ये देवगिरी नाम के जगह पे रहता था। रोज रोज तो दिल्ली से जाता नहीं था ना ये बस पकड़ के, तो ये देवगिरी में रहता था और वहीं से ये वारंगल के राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ता था। अब ये देवगिरी क्या है? ये देवगिरी वही देवगिरी है जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने 2-2 बार लूटा। तो ये दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में था ऑलरेडी। देवगिरी नाम का शहर ये महाराष्ट्र में है। तो इसको ज्यादा कंफर्टेबल साउथ इंडिया में ही महसूस होता था। तो 2 साल तक तो ठीक रहा, 2 साल तक ये दिल्ली से ही अपनी गद्दी चलाता रहा। उसके बाद इसने फैसला किया कि मैं साउथ इंडिया मूव करूंगा, और इसने अपनी कैपिटल देवगिरी को बना लिया। तो दिल्ली में सब कुछ है, दिल्ली में महल है, दिल्ली में मिनिस्टर्स हैं, दिल्ली में इसके अपने लोग हैं। अब ये उन सब को कह रहा है कि हम सब दिल्ली से शिफ्ट होके देवगिरी चले जाएंगे। शिफ्ट होने का ये मतलब नहीं है कि अकेला राजा जाएगा, सारे मिनिस्टर जाएंगे। दिल्ली में रहने वाला एक एक आदमी दिल्ली छोड़ के देवगिरी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत के सिटीजन्स हैं। अब इसने ऐसा क्यों किया? जब सब कुछ दिल्ली में है ही, तो कोई क्यों जाना चाहेगा देवगिरी? तो इसकी दो मेन वजह बताई गई, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने बताई, हिस्टोरियंस ने बताई कि इसकी 2 मेन वजह है। पहली वजह थी कि बार बार मंगोल्स जो है वो अटैक करते थे। तो मंगोल्स जो है वो नॉर्थ इंडिया को बुरी तरीके से लूटते थे। तो इसलिए मंगोल से बचने के लिए ये चाहता था कि मैं साउथ इंडिया मूव कर जाऊं। तो दिल्ली में मंगोल्स क्यों अटैक करेंगे जब दिल्ली में कोई रहेगा ही नहीं, कोई राजा महल कुछ लूटने के लिए रहेगा ही नहीं। दूसरी चीज क्या थी कि अगर आप मैप देखोगे, यही है देवगिरी। तो अगर आप मैप देखोगे तो देवगिरी जो है वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, दिल्ली यहां है। तो देश का जो सेंट्रल पोजीशन है वो देवगिरी ज्यादा फिट बैठता है। तो देवगिरी एक ऐसी जगह थी जहां जो दिल्ली सल्तनत के मैप के अकॉर्डिंग बीचों बीच पड़ती थी। तो 2 वजह थी। तो ये क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक, अपने दिल्ली के जितने सिटीजन्स थे सबको फोर्स करता है कि सब मेरे साथ चलो, जहां राजा रहेगा वहीं तुम्हें रहना है। तो अब ये सब देवगिरी चले जाते हैं। देवगिरी का नाम बदल के मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद कर दिया। ठीक, तो दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद की दूरी थी 1500 किलोमीटर। तो इन 1500 किलोमीटर तक मजबूर किया गया दिल्ली के सिटीजन्स को चलने के लिए। तो रास्ते में कई लोग मर गए, कई लोग बीमार थे। जो लोग नहीं चल पाते थे या चलने से इनकार कर देते थे उनको आर्मी वाले मार देते थे।
दूसरों को एग्जाम्पल देने के लिए। तो जब राजा ने पूरी तरीके से अपनी कैपिटल को दिल्ली से हटा के देवगिरी तक पहुंचा दिया, कैपिटल हटाने का मतलब क्या होता है, देवगिरी में नए नए महल बनाए जाएंगे, रहने की जगह बनाई जाएगी, इतने लाख लोग जो आएंगे वहां नए नए समझ लो कि पैलेसेस बनेंगे। तो जब ये सारा काम हो गया, दिल्ली सूनी हो गई, दिल्ली में अब कोई बचा नहीं रहने वाला और देवगिरी में चारों तरफ से बस गया, तो देवगिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद कर दिया गया। तो बच्चों याद रखोगे कि देवगिरी या दौलताबाद को सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो बस उसको कैपिटल बनाया। तो सब कुछ ठीक है, अब ये दिल्ली छोड़ के दौलताबाद में रहना स्टार्ट कर देता है, लेकिन 8 सालों के बाद फिर से इसका मन बदल जाता है। तो ये गया कब था, तो 1327 में गया था ये, और 1335 में फिर से ये फैसला करता है कि नहीं, अब हम लोग लौट के दिल्ली चलेंगे। अब दिल्ली जाने का फैसला इसने इसलिए लिया क्योंकि दिल्ली खतरे में आ गई थी। ये तो महाराष्ट्र चला आया था, तो दिल्ली में अटैक होने लगे थे, ना सिर्फ मंगोल्स के, बाकी ईरानियन, पर्शियन, इस तरह के लोग भी दिल्ली को अटैक करने की कोशिश करने लगे थे। तो इसने सोचा कि नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं दिल्ली जैसे बड़े शहर को छोड़ आया हूं, तो दिल्ली में तो कोई भी आके कैप्चर कर लेगा, इसलिए वापस दिल्ली जाता है। तो जो लोग उतनी मुश्किल से आए थे दिल्ली से दौलताबाद, अब उन सबको ये पैदल मार्च करवाता है, वापस लेके जाता है। तो ये भी फेल ही हो गया ना, तो ये जो भी फैसला लेता है वो बेवकूफी भरा ही साबित होता है। तो कई हजार लोग मर गए इसके इन फैसलों के चक्कर में। इसका अगला फैसला था कि ये करेंसी चेंज करना चाहता था। अब ये करेंसी चेंज क्यों करना पड़ा, देखो, क्योंकि ये इस तरह के अजीबोगरीब फैसले लेता था कि दिल्ली से दौलताबाद चलो, फिर दौलताबाद से दिल्ली चलो। तो इस तरह तो किंगडम में काफी खर्चे बढ़ गए थे, पैसा खत्म हो गया था इस तरह के बेवकूफों वाले डिसीजन से। साथ ही साथ जो इसकी सल्तनत थी वहां पे बहुत सूखा, अकाल, यानी लोगों के पास खाने वाने के पैसे थे नहीं। तो कुल मिला के कहानी यह है कि दिल्ली सल्तनत का खजाना जो है वो खाली हो गया था। तो दिल्ली सल्तनत क्वाइंस इशू करती थी। क्वाइन कौन बनाता है, आज की अगर हम बात करें तो क्वाइन कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है ना। तो क्वाइन बनाने के लिए गवर्नमेंट मेटल यूज करती है, किसी धातु की मदद से ही क्वाइन बनते हैं ना। तो उस वक्त जो क्वाइन बनते थे वो गोल्ड और सिल्वर के बनाए जाते थे। तो अब हालत यह हो गई कि दिल्ली सल्तनत इतनी गरीब हो गई कि उसके पास ना गोल्ड बचा ना सिल्वर बचा। तो अब जब ये चीज है ही नहीं, तो आप सिक्का कहां से बनाओगे, और वो भी लार्ज स्केल पे बनाना है, आप गवर्नमेंट हो। तो इसका एक उपाय निकाला इसने क्या किया, इसने कहा कि हम गोल्ड और सिल्वर के बजाय किसी और सस्ते मेटल को यूज करेंगे। तो इन लोगों ने फैसला किया कि कॉपर और ब्रास के सिक्के बनाएंगे और उनको उसी वैल्यू पे डिक्लेयर कर देंगे जिसपे कि गोल्ड और सिल्वर के सिक्के होते हैं। देखो सिक्कों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो सिक्के होते हैं आइडियली, तो सिक्का बनाने में अगर 15 रुपए का खर्च आता है तो सिक्के को 10 रुपए का मार्क किया जाता है। क्यों, देखो बनाने में 15 रुपए का खर्च आया, उस चीज को 10 रुपए का मार्क किया गया। अगर सिक्का बनाने में 1 रुपए का खर्च आए और तुम उसको 10 रुपए का मार्क कर दोगे तो लोग तो अपने घरों में सिक्के बनाने लगेंगे ना, एक रुपए के 10 सिक्के बनाएंगे। तो इसीलिए जितनी लागत होती है सिक्के बनाने की, उससे जो है ना कम वैल्यू उस पर लिखी जाती है। लेकिन इसने उल्टा करने का फैसला किया। इसने कहा कि सोने की जगह कॉपर यूज कर लो, और कॉपर का सिक्का जब बन जाएगा तो मैं लोगों से कहूंगा कि आप इसको सोने का सिक्का ही मानो, जो वैल्यू सोने के सिक्के की है वही इसकी भी है। तो अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसका फायदा उठाया। अब लोग जो है कॉपर खरीद के लाते थे और अपने घरों में सिक्के बनाने लगते थे। ठीक, तो इसका यह फैसला भी है बेवकूफी भरा साबित हुआ, क्योंकि लोगों में करप्शन काफी बढ़ गया था। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, अपने घरों में ही नकली सिक्के बनाने लगे। नकली सिक्के कैसे बनाते थे, सिक्का बनाना तो सरकार का काम है ना, सुल्तान का काम है, लेकिन लोगों ने देखा कि अब कॉपर के सिक्के भी मार्केट में चलते हैं, तो लोग कॉपर के सिक्के बना लेते थे, उनको मार्केट ले जाते थे और उनसे कहते थे कि सुल्तान ने तो यही कहा है ना कि इसको कॉपर का नहीं सोने का सिक्का मानो।
तो अब लोगों को फायदा हो रहा था ना, खरीदो कॉपर और उसको मार्केट में सोने के भाव ले जाके एक्सचेंज कर दो। तो इस तरह से जो है पूरी जो सिस्टम, जो करेंसी कॉइन की सिस्टम थी, वही चौपट हो गई और इस तरह से जो है सरकार का खजाना और खाली हो गया। तो कॉपर सोने के भाव बिकने लगा। इस तरह से इसका एक और फैसला बेवकूफी भरा ही साबित हुआ। इसने जो फैसले लिए सब बेवकूफी भरे ही साबित हुए। अब इसका अगला फैसला, तो ये खुरासान नाम की जगह को जीतना चाहता था। तो ये खुरासान, ये देखो, ये इंडिया है, ये दिल्ली है। तो खुरासान, अगर हम मैप में बात करें, आज की बात करें, तो अफगानिस्तान ईरान वाला एरिया खुरासान था। तो ये काफी प्रॉस्पेरस किंगडम हुआ करती थी और दिल्ली सल्तनत के पड़ोसी हुआ करते थे। ये भी तो दिल्ली सल्तनत है ना, पाकिस्तान है तो उस वक्त तो पाकिस्तान इंडिया का ही हिस्सा था, दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा था। तो दिल्ली सल्तनत का राजा मोहम्मद बिन तुगलक अपने पड़ोसी खुरासान प्रोविंस को जीतना चाहता था और उसको अपने गद्दी में मिला लेना चाहता था। तो इसके लिए इसने क्या किया, इसने वहां के राजा से, तो ये जो खुरासान प्रोविंस है इसका कंट्रोल इराक के पास था, इराक के राजा के पास था। तो ये ईरान के राजा से हेल्प मांगता है। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इराक। तो ये उसके पड़ोसी ईरान से हेल्प मांगता है कि हम दोनों मिलकर खुरासान को अटैक करेंगे। तो खुरासान तो काफी बड़ी प्रोविंस है, कितनी बड़ी प्रोविंस है आप देख पा रहे हो। तो इसके लिए इसने 3.7 लाख सोल्जर्स हायर कर लिए, यानी लाखों लाख सोल्जर्स हायर कर लिया और उनको मोटिवेट रखने के लिए उनको 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि उन सोल्जर्स को लेके तो ये खुरासान जाएगा, पता नहीं कब लौट के आएगा, तो उनके घर वालों का क्या होगा, इसलिए उनको पहले ही 1 साल की सैलरी दे दी ताकि उनकी लॉयल्टी बनी रहे। तो अब दिक्कत क्या हो गई कि इतने 3.7 लाख सोल्जर्स, उनको आप 1 साल की सैलरी दे रहे हो, तो सरकार का पूरा खजाना, दिल्ली सल्तनत का पूरा खजाना ही खाली हो गया। अब देखो, इतनी तैयारी कर ली लेकिन ये प्रोजेक्ट इसको ड्रॉप करना पड़ा। इतनी तैयारी करने के बाद भी खुरासान पे अटैक करने का प्लान ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि इसने मदद मांगी थी ना ईरान के राजा से, ईरान यानी पर्शिया। तो पर्शिया के राजा ने इसको मदद करने से मना कर दिया। पहले इन दोनों के बीच ये तय हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन एन मौके पे जो पर्शियन एम्परर था उसने मना कर दिया कि मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। तो बिना इसकी मदद के तो वो खुरासान जीत नहीं पाता, इसलिए उसने ये प्लान ड्रॉप कर दिया और इसकी वजह से उसकी रेप्यूटेशन भी और खराब हो गई, लोग उसको और पागल समझने लगे और फाइनेंशियल लॉस जो हुआ वो तो हुआ ही। तो एक के बाद एक इसके ऊल जुलूल फैसले होते थे। इसका अगला फैसला था कि ये कुराचिल नाम की जगह को कैप्चर करना चाहता था। तो बेसिकली क्या है, उस वक्त की ज्योग्राफी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। चलो मैं मैप बना के तुम्हें समझा देता हूं। तो ये लोग दिल्ली में रहते थे और ये यहां से पहाड़ वहाड़ शुरू हो जाते हैं, हिमालय शुरू हो जाता है, हिमाचल प्रदेश में है ना पहाड़। तो इन लोगों को लगता था, दिल्ली सल्तनत वालों को लगता था कि इस पहाड़ के दूसरी तरफ चाइना है, चाइना, जबकि पहाड़ के दूसरी तरफ क्या था, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, इस तरह की जगह है। देहरादून जो है वो दिल्ली के कितने करीब है, 4 घंटों में तुम दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हो। तो 4 घंटों की दूरी पे ही हिमालय हमको दिखने लगता है, लेकिन इन लोगों का मानना था कि हिमालय के दूसरी तरफ चाइना है। तो उसी जगह को ये लोग कुराचिल के नाम से बुलाते थे। इनको लगता था कि कुराचिल का मतलब चीन है, जबकि कुराचिल का मतलब हिमाचल प्रदेश था। एक्चुअली अगर देखा जाए तो कुराचिल जिसको ये बुलाते थे वो कुल्लू कांगड़ा वाला एरिया था हिमाचल प्रदेश का। तो यहाँ पे एक हिंदू राजा राज करता था। तो इसने सोचा कि अब मैं कुराचिल पे अटैक करके उसको अपनी किंगडम में मिलाऊंगा। ठीक, तो बाद में जो हिस्टोरियंस हुए हैं दिल्ली सल्तनत के, बदायूं और फरिश्ता, उन्होंने कहा है कि ये जो कुराचिल कैंपेन है ये बेसिकली चाइना और हिमाचल को जीतने के लिए राजा ने भेजे थे। तो क्या हुआ इस कैंपेन का, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सुल्तान को उनके जो भूगोल वाले लोग थे, जो ज्योग्राफी मैप वगैरह बनाते थे, उसने यही कह रखा था सुल्तान को कि हिमालय क्रॉस करते ही हम चाइना
में घुस जाते हैं, इसलिए चाइना को कैप्चर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हमको 3 या 4 घंटे की दूरी पे ही है। अब ये एक्सपीडिशन भी फेल हो गया। ठीक, क्या हुआ था कि इन्होंने जो अपनी फौज भेजी थी, 10,000 लोगों की फौज भेजी थी, वो इतने अंदर घुस गए, हिमालय में इतने अंदर घुस गए कि उनके पास खाने पीने का सामान ही खत्म होता चला गया। तो जहां जरूरत से ज्यादा अंदर घुस गए, तो जो ट्राइबल्स थे, वहां के जो ट्राइबल रूलर्स वगैरह थे, उन लोगों ने इन लोगों को घेरा और बुरी तरीके से दिल्ली सल्तनत की आर्मी को बुरी तरीके से हराया, बर्बाद कर दिया। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 10,000 सोल्जर्स मारे गए थे। किसके सोल्जर्स हैं ये सब? इसी पागल सुल्तान के, मोहम्मद बिन तुगलक के। तो इसका एक और फैसला जो है वो बेकार ही गया। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ था, क्योंकि अब तो वो दौलताबाद से लौट के दिल्ली आ चुका है, तो उस यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन विजिटर आता है, दिल्ली विजिट करने आता है। उसका नाम था इब्ने बतूता। तो ये मोरक्को से आया था, मोरक्को नाम की कंट्री है ना अफ्रीका में, तो वहां से ये आया था। अब ये देखो इस पागल सुल्तान ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये फॉरेनर है, फॉरेन से आया है। तो ये इंडिया कब आया? 1333 में। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी कह लो, चीफ जस्टिस, जो फैसला सुनाता है, तो इसको एक फॉरेनर को दिल्ली का काजी डिक्लेयर कर दिया। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली का काजी, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि इब्ने बतूता जब भारत आया था तो उस वक्त भारत का एम्परर या इंडिया का रूलर कौन था? तो कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी तक बना दिया था दिल्ली का, तो ये आप याद रखोगे। तो इसी इब्ने बतूता ने बुक्स वगैरह लिखी, जब वो दिल्ली में रहता था, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए काम करता था, तो काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया उसने और एक बुक लिखी। तो इस बुक से हमको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। तो ये बुक तो उसने लिखी है कि मैंने इंडिया में क्या क्या देखा, मेरी इंडिया के बारे में क्या याद है। तो इसी बुक का नाम है रिहाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिहाला नाम की बुक किसने लिखी? तो इब्ने बतूता ने लिखी। ये भी पूछा जाता है कि रिहाला का सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस टॉपिक पे वो लिखा गया है? तो दिल्ली सल्तनत। तो अब देखते हैं कि बिन तुगलक की डेथ कैसे हुई और उसकी डेथ के बाद क्या हुआ दिल्ली सल्तनत का। तो मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ 1351 एडी में हो गई, जब वो सिंध की में ट्रैवल कर रहा था, दिल्ली से सिंध की तरफ जा रहा था। तो इसकी डेथ के बाद इसका भतीजा, नेफ्यू फिरोज शाह तुगलक अगला सुल्तान बना। तो आप याद रखोगे बच्चों, तो दो बड़े सुल्तान अभी तक हमने देखे तुगलक डायनेस्टी के। एक तो गियासुद्दीन का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, तो अभी तक 2 हम देखे। तो ये तीसरा तुगलक डायनेस्टी का तीसरा सुल्तान बनने जा रहा है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा है। तो आइए देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक किस टाइप का राजा था, उसके राजा रहते रहते या सुल्तान रहते रहते क्या क्या चेंजेस हुए दिल्ली सल्तनत में। तो इसको बहुत ही अच्छे काम करने के लिए जाना जाता है। पब्लिक वेलफेयर का काफी काम किया इसने। पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट आज होता है ना हर गवर्नमेंट का, जैसे रोड्स बनवाना, बिल्डिंग्स बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, तो उस तरह के कामों के लिए इसको जाना जाता है। तो इसने क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक कर दिया दिल्ली सल्तनत का। काफी सारे कैनाल्स बनाए, नहर क्यों बनवाई जाती है? नहरों का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये भी समझ लो। ये नदी बह रही है, तो जो किसान नदी के किनारे रहते हैं उनको उनके खेतों तक तो पानी पहुंच जाएगा। मान लो कोई किसान यहां रहता है, तो वो क्या रोज सुबह जाके नदी से पानी लाएगा? और कितना पानी ला सकता है? नहीं ला सकता ना। इसलिए नदी से जोड़ दिया जाता है, एक गड्ढा बना दिया जाता है, ताकि नदी का पानी अब इन गड्ढों में भी बहने लगे और यही बन जाते हैं नहर। तो इस तरह की नहरें बनाने के लिए जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक को। सड़कों के किनारे रेस्ट हाउस बनवाता था ये, ठीक, रिजर्वायर्स यानी पानी के तालाब वगैरह बनवाता था, कुएं खुदवाता था। तो बेसिकली अगर पूछा जाएगा कि पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पब्लिक वेलफेयर काम किस सुल्तान ने किया, तो यही है वो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। इसको बस इसीलिए जाना जाता है। और इसने कई सारी सिटीज भी बसाई।
इसका क्या नाम है? इसका नाम है फिरोज। तो इसने अपने नाम के ऊपर फिरोजपुर, फिरोजाबाद जैसे शहर बसाए, साथ ही जौनपुर, हिसार, हिसार कहाँ है? हरियाणा में है। जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोजाबाद, फतेहाबाद, ये सब उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह के आज भी आप इन शहरों को देख सकते हो, ये सारे शहर इसी ने बसाए। इसने जो नॉन मुस्लिम्स थे, हिंदूज, सिख, तो उनपे जजिया टैक्स लगाया। तो जजिया टैक्स बेसिकली क्या होता है? जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, अगर तुम्हारा राजा मुस्लिम है और प्रजा हिंदू है तो उनको टैक्स देना होता था। इसने तो 2 कदम आगे बढ़ के टैक्स वसूला। तो जो इसके पहले के सुल्तान थे वो ब्राह्मणों से टैक्स नहीं लेते थे, क्योंकि ब्राह्मणों को सबसे टॉप क्वालिटी का हिंदू माना जाता था। तो कास्ट सिस्टम तो अच्छी चीज नहीं है, बट उस टाइम यही फीलिंग थी कि ब्राह्मण जो है वही पूरे हिंदुओं को कंट्रोल करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को टैक्स नहीं देना होता था। साथ ही भिखारियों को भी टैक्स, ऑब्वियसली भिखारी हैं तो क्या टैक्स देंगे, लेकिन ये ब्राह्मणों और भिखारियों से भी टैक्स ले लिया करता था फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसको इतना वेलफेयर का काम करवाना है, पैसे वगैरह चाहिए, तो किसी को छोड़ता नहीं था ये। इसने क्या है कि कुछ अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस जैसे नाच गाना या शराब पीना राजा के सामने, वो सारी चीजें बैन कर दी। ये प्योरली इस्लामिक रूल लागू करना चाहता था, इसलिए जजिया भी वसूलता था ये। इसने दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाया था, ये आप उसके रूइंस आज भी देख पा रहे हो। ये उसी वक्त, ये करीब 400-500 साल पहले, मतलब सॉरी 700-800 साल पहले बना हुआ एक हॉस्पिटल आप देख रहे हो, उसके रिमेन्स हैं ये। तो इस हॉस्पिटल का नाम रखा दारुल सफा। तो ये सब पब्लिक वेलफेयर के तो काम है। इसने एक मैरिज ब्यूरो भी बनवाया, उसका नाम रखा दीवानी खैरात। तो इस मैरिज ब्यूरो में क्या होता था कि जो लोग गरीब होते थे, अगर उनकी बेटी की शादी होती थी तो यहां से उनको पैसे वगैरह मिलते थे, गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे, ताकि वो अपनी गरीब लोग भी अपने बच्चों की शादी करा सके। इसने एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी बनवाया। तो ये सब देख रहे हो पब्लिक वेलफेयर का कितना काम इसने किया, ठीक। और ये तो मैंने आपको बताया कि गरीब लड़कियों की शादी वगैरह होती थी तो ये ग्रांट्स, उनको गिफ्ट्स वगैरह, पैसे वगैरह से हेल्प करता था। तो फिरोज शाह तुगलक का सबसे बड़ा अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसने 4 बड़े बड़े कैनाल्स बनवाए। कैनाल्स, जो नहरें बनवाई हैं, वो आज भी देख सकते हो आप, दिल्ली से लेके हरियाणा तक जाती हैं नहरें। फिरोज शाह ने दिल्ली में एक फोर्ट बनवाया, किला बनवाया। तो किला को कोटला भी कहते हैं। तो इसने जो किला बनवाया उसको आज हम फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हैं, यानी फिरोज शाह का किला। किला मतलब कोटला, तो यही है फिरोज शाह का किला। और आज जो दिल्ली में क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, वो इसी राजा के नाम पे पड़ा था। अब तो आप जानते हो कि उस स्टेडियम का नाम बदल के अरुण जेटली के नाम पे कर दिया गया, जो एक्स मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हो गई। तो फिरोज शाह कोटला आप देख पा रहे हो, वो इसने ही बनाया था। अब इस बिल्डिंग की खासियत क्या है? इस बिल्डिंग में आप ये पिलर देख पा रहे हो, ये बेसिकली अशोकन पिलर है। जब हमने मौर्यन डायनेस्टी पढ़ी थी तो हमने डिस्कस किया था ना कि अशोक ने पूरे नॉर्थ इंडिया में अलग अलग जगहों पे अपने पिलर्स गड़वाए थे। तो ऐसी ही पिलर फिरोज शाह कोटला के छत पे आपको देखने को मिलती है। तो ये पिलर यहां कहां से पहुंचा? तो फिरोज शाह ने अपने आर्मी को भेज के इलाहाबाद से 2 पिलर्स उखड़वाए थे। इलाहाबाद से ये 2 पिलर उखड़वा के लाया था दिल्ली, और उसको अपने किले की छत पे लगाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 अशोकन पिलर किस दिल्ली सल्तनत के किस रूलर ने दिल्ली में मंगाए? क्योंकि दिल्ली में कोई, अशोक ने कोई भी अपना पिलर दिल्ली में नहीं लगाया था, बाकी जगह से उखाड़ के दिल्ली में लाया गया। तो एक पिलर तो आपको आज यहां देखने को मिलेगा, एक पिलर आपको मेहरौली में देखने को मिलता है। तो ये दोनों पिलर जो है फिरोज शाह ने ही मंगवाए थे दिल्ली, ये आप याद रखोगे। तो फिरोज शाह की ऑटोबायोग्राफी का नाम है फुतुहाते फिरोज शाह। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब कोई इंसान अपने जिंदगी की कहानी अपने हाथों से लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटो यानी सेल्फ, खुद अपनी बायोग्राफी लिखता है। तो आप याद रखोगे फुतुहाते फिरोज शाही। इसने कुछ स्कॉलर्स को, कुछ जो स्कॉलर्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, उनको अपने पैट्रोनेज दी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया,
उनमें से सबसे बड़ा स्कॉलर था जियाउद्दीन बर्नी। तो ये बहुत स्कॉलर्स वगैरह को सपोर्ट करता था। तो इसी के टाइम पीरियड में जब ये रूल कर रहा था तो संस्कृत की कई सारी बुक्स जो हमारे पूर्वजों ने लिखी, मेडिसिन, साइंस, आर्ट्स, उन सबको इसने अपने स्कॉलर्स की मदद से संस्कृत लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक जो है काफी अच्छा रूलर माना जाता है, काफी पब्लिक वेलफेयर का काम इसने करवाया। फाइनली इसकी भी डेथ हुई और इसके डेथ के बाद मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो आइए देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक की डेथ कब हुई। तो फिरोज शाह तुगलक की डेथ हुई 1388 एडी में, और इसकी डेथ के बाद तुगलक डायनेस्टी जो है बुरी तरीके से लड़खड़ा गया। इसके बाद जो भी लोग सुल्तान बने वो काफी कमजोर हुआ करते थे। तो इनका बस आप नाम याद रख लो, उतना ही काफी है। किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम में इन सब के बारे में बहुत कम चांसेस है कि कोई आपसे कुछ पूछेगा। बहुत ज्यादा जानकारियां इनके बारे में मिलती नहीं है हमें। तो अब तुगलक डायनेस्टी के आखिरी दिनों के बारे में समझ लेते हैं। तो तुगलक डायनेस्टी लगभग तभी खत्म मानी जाती है जबकि फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है। उसके बाद के सक्सेसर्स के बारे में बहुत ज्यादा कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। तो 14th सेंचुरी खत्म होते होते बेसिकली 1398 1399 आते आते ही इनकी पूरी ताकत खत्म हो गई थी। तो तुगलक डायनेस्टी यानी कि जो दिल्ली सल्तनत को उस वक्त कंट्रोल कर रही थी, तो पूरे दिल्ली सल्तनत के जगह जगह पे रिवोल्ट्स होने लगे फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद। तो अलग अलग जो छोटे छोटे गवर्नर्स थे वो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे। तो हालत ये हो गई कि दिल्ली और पंजाब के अलावा बाकी सारे एरियाज जो है वो दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए। सिर्फ पंजाब और दिल्ली पे ही कंट्रोल रह गया तुगलक का। इसी बीच में क्या होता है, एक बहुत बड़ी घटना होती है। ये जो मंगोल्स आते थे ना, बार बार इंडिया आते थे ना, अटैक करके चले जाते थे, उसमें से एक सबसे खूंखार मंगोल तैमूर था। तैमूर नाम का मंगोल वॉर लॉर्ड था ये इसका काम ही था कि ये चाइना से या मंगोल से जाता था दुनिया के अलग अलग देशों में, जाके ये लोगों को मारता था, काटता था और पूरे शहर के शहर बर्बाद कर देता था। तो दिल्ली सल्तनत इतना कमजोर हो गया है कि मंगोल्स को इंडिया तक आने से कोई रोकने वाला है नहीं। तो इन्हीं सिचुएशंस में तैमूर का इन्वेजन हो जाता है। तैमूर नाम का जो ये मंगोल है, ये इंडिया में घुसने में कामयाब हो जाता है। तो तैमूर के इन्वेजन ने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो तैमूर ने सुन रखा था कि इंडिया में इतनी धन दौलत है। तो ये बेसिकली समरकंद का राजा था, समरकंद वहां से आया था। तो जब इसने इंडिया में अटैक किया तब तक तो फिरोज शाह तुगलक की डेथ तो हो ही चुकी थी ना। फिरोज शाह तुगलक तो 1388 में ही मर चुका था। तो उसके मरने के 10 साल बाद इसने इंडिया में एंटर किया। उस वक्त जो तुगलक डायनेस्टी का राजा था वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि नसरुद्दीन ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी के राजकाल में तैमूर इंडिया आया था। तो क्वेश्चन है कि तैमूर इन्वेजन के टाइम एम्परर कौन था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। तो तुगलक बहुत कमजोर था, वो तैमूर का मुकाबला नहीं कर सकता था। तो 1398 में तैमूर ने दिल्ली को बुरी तरीके से कैप्चर कर लिया और पूरी तरीके से दिल्ली को बर्बाद कर दिया। ऐसा माना जाता है कि 1 लाख लोगों को तैमूर ने मार दिया था, दिल्ली के सिटीजन्स को बदला लेने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए। और पूरी दिल्ली को ही लूटा, पंजाब को भी लूटा, पूरे दिल्ली सल्तनत को लूटा था पूरे 1 साल तक तैमूर ने।